गर्मी के दिन थे। आसमान में सूरज आग बरसा रहा था। धरती तप रही थी और हरियाली मुरझा गई थी। गांव का हर कुआं सूख चुका था और किसान अपनी फसलें बचाने के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे थे। इसी गांव में रफीक नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, मगर पिछले कुछ महीनों से उसके हालात बेहद खराब थे। बारिश न होने के कारण उसकी फसल सूख गई थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी बीवी सलीमा और 5 साल का बेटा अयान कई दिनों से अधपेट खा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि रफीक और उसका परिवार बिल्कुल भूखा सोने को मजबूर हो गया। रफीक की आंखों में रात भर नींद नहीं आई। बेटे की मासूम शक्ल उसकी आंखों के सामने घूमती रही। वह अपने आप को कोसता रहा कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा था। सुबह होते ही वह तय कर चुका था कि अब उसे हर हाल में काम की तलाश करनी होगी, चाहे जैसे भी हो। सुबह की पहली किरण के साथ रफीक खेतों की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर एक अमीर जमींदार का बड़ा सा खेत था, जहां हमेशा मजदूरों की जरूरत होती थी। रफीक ने सोचा कि शायद उसे वहां कुछ काम मिल जाए। धूप सिर पर थी और उसका हल्का सा कुर्ता पसीने में भीग चुका था, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। गेहूंों के लहलहाते खेत में कटाई चल रही थी। किसानों के पसीने से भीगी देह चमक रही थी, मगर उनके चेहरे पर संतोष था कि उन्हें मेहनत की मजदूरी मिलेगी। रफीक जमींदार के पास पहुंचा। सलाम मालिक, क्या मुझे काम मिल सकता है? उसकी आवाज में थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद थी। जमींदार हकीम साहब एक नेकदिल इंसान थे, मगर लोगों को परखना भी जानते थे। उन्होंने एक नजर में समझ लिया कि यह किसान जरूरतमंद है। कितने दिनों से काम नहीं किया? हकीम साहब ने सवाल किया। कई हफ्तों से, रफीक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। जमींदार ने उसकी हालत पर तरस खाते हुए कहा, ठीक है, तुम भी फसल काटने का काम करो, शाम को तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। रफीक ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। धूप तेज थी, मगर भूख उससे भी ज्यादा थी। वह तेजी से फसल काटता रहा। हाथों में छाले पड़ने लगे, मगर वह रुका नहीं। उसके जहन में बस एक ही बात थी, शाम को उसे मजदूरी मिलेगी जिससे वह अपने घर वालों का पेट भर सकेगा। दोपहर का वक्त हुआ। सभी मजदूर अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे। कोई रोटी और प्याज खा रहा था तो कोई गुड़ और चने, मगर रफीक खाली हाथ था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और प्यास बुझाने के लिए कुएं का पानी पी लिया। कुछ ही देर में उसकी नजर खेत के कोने में पड़ी, जहां अनाज के बोरे रखे हुए थे। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। उसके पैरों में हिचक थी, मगर भूख उससे ज्यादा हावी थी। उसने बोरों को देखा। उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं थोड़ा सा अनाज चुरा लूं तो क्या होगा? मालिक को क्या पता चलेगा? मेरा बेटा भूखा है। सलीमा कई दिनों से भूखी है। उसने धीरे से एक बोरे का मुंह खोला। गेहूं की मीठी खुशबू उसके नथुनों में भर गई। उसकी आंखें नम हो गईं। हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसे लगा जैसे अल्लाह उसे देख रहा हो। उसके दिल में ख्याल आया, क्या मैं अपनी ईमानदारी को बेच दूं? क्या मेरा खुदा मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर देगा? उसका हाथ कांप गया। उसने बोरे का मुंह तुरंत बंद कर दिया और वापस काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद जमींदार अपने खेत का मुआयना करने आया। उसने देखा कि रफीक एक कोने में सिर झुकाए बैठा है। मालिक को शक हुआ कि कहीं यह कोई चोरी तो नहीं कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास गया। क्यों रे, यहां क्या कर रहा था? हकीम साहब ने सख्त लहजे में पूछा। रफीक ने सिर झुका लिया और रुंधे गले से बोला, मालिक, मैंने चोरी नहीं की। भूख बहुत थी। सोचा कि थोड़ा अनाज ले लूं, मगर फिर डर गया। अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? जमींदार यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी गरीबी में भी कोई अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? मालिक ने पूछा। रफीक की आंखों में आंसू थे। उसने अपने फटे कुर्ते में हाथ डालकर अपनी खाली हथेलियां दिखाईं और कहा, मालिक, देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरे बेटे की कसम। जमींदार का दिल पसीज गया। उसने रफीक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सच में नेक आदमी हो। ऐसे लोग अब बहुत कम हैं। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तुम मेरे खेत के मुख्य मजदूर हो।
तुम्हें हर महीने पक्की मजदूरी मिलेगी और घर के लिए अनाज भी। रफीक की आंखें खुशी से नम हो गईं। वह जमीन पर झुककर रोने लगा। उसने मालिक के हाथों को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी ईमानदारी ने उसे न केवल भूख से बचा लिया, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दे दी। रफीक अब जमींदार हकीम साहब के खेत में स्थायी मजदूर बन चुका था। उसकी जिंदगी में पहली बार एक स्थिरता आई थी। अब उसे रोज काम के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। उसे महीने की पक्की मजदूरी और घर के लिए अनाज भी मिल रहा था। घर लौटते ही जब रफीक ने सलीमा और अय्यान को यह खुशखबरी दी, तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। सलीमा ने अपने सूखे होंठों पर हल्की मुस्कान बिखेरी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का करम है रफीक, अब हमारे बेटे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, सलीमा ने नम आंखों से कहा। रात को जब तीनों ने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया, तो रफीक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोटी का हर कौर खाते हुए बस यही सोच रहा था कि अगर उस दिन उसने लालच में आकर चोरी कर ली होती, तो शायद यह दिन नसीब नहीं होता। अगली सुबह रफीक खेत पहुंचा। अब वह एक मजदूर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद कर्मचारी था। हकीम साहब ने उसे खेत का जिम्मा सौंप दिया था। वह दिन रात मेहनत करता। कड़ी धूप में भी वह थकता नहीं था। उसकी हथेलियां छिल जातीं, मगर वह रुकता नहीं था। हर दिन वह खेत में फसल की देखभाल करता, पानी देता और जानवरों को खेत से दूर भगाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत की फसल पहले से ज्यादा हरी भरी लगने लगी। जमींदार भी यह देखकर खुश था। वाह रफीक, तुम्हारी मेहनत ने तो खेत को सोना बना दिया। हकीम साहब ने उसे शाबाशी दी। गांव के दूसरे किसान भी अब रफीक की मेहनत की तारीफ करने लगे थे। जो लोग पहले उसे एक गरीब बेबस किसान समझते थे, वे अब उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन खेत में काम करते हुए पड़ोस के किसान इमरान ने रफीक से पूछा, भाई, तूने इतने कम वक्त में खेत की हालत कैसे बदल दी? कोई जादू किया है क्या? रफीक हल्की मुस्कान के साथ बोला, जादू नहीं भाई, बस ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। यह सुनकर इमरान ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अल्लाह तेरी मेहनत में बरकत दे। रफीक की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी। उसकी सच्चाई का नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा था। यह बात गांव के एक अमीर व्यापारी नसीम मिर्जा तक भी पहुंची। नसीम मिर्जा एक चालाक और लालची आदमी था। वह हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता था जो उसकी बातों में आकर उसकी चालबाजी का शिकार बन सके। एक दिन वह खेत में आया और रफीक को एक कोने में ले गया। सुनो रफीक, मुझे तुमसे एक काम है, उसने धीमे स्वर में कहा। कैसा काम? रफीक ने सवाल किया। बहुत आसान, मुझे हकीम साहब का खेत खरीदना है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें एक मोटी रकम दूंगा। बस फसल की देखभाल में थोड़ी लापरवाही कर देना, ताकि खेत की फसल खराब हो जाए। जब हकीम साहब को घाटा होगा तो वह खेत मुझे बेच देगा। तुम्हें भी इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। रफीक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हो? उसकी आवाज में नाराजगी थी। अरे भाई, इसमें बुराई क्या है? हकीम साहब अमीर हैं, उनके लिए थोड़ा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हें इससे बहुत फायदा होगा, नसीम मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा। रफीक ने गुस्से से कहा, सुनो मिर्जा साहब, मैं भूखा मर सकता हूं, मगर अपनी ईमानदारी का सौदा कभी नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे रोजी रोटी दी है, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। यह सुनकर नसीम मिर्जा तिलमिला उठा। उसने गुस्से में कहा, देख लेना, तू बहुत पछताएगा। मगर रफीक ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद हकीम साहब को मिर्जा की साजिश का पता चला। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि रफीक ने रिश्वत ठुकरा दी, तो वह बहुत प्रभावित हुए। एक शाम उन्होंने रफीक को अपने पास बुलाया और कहा, रफीक, तुमने मेरी पीठ पीछे भी वफादारी निभाई। तुम अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा हो। हकीम साहब ने उसे खेत का मुख्य जिम्मेदार बना दिया और कहा, अब तुम पूरे खेत का मालिकाना हक संभालोगे। जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। रफीक के लिए यह सुनना किसी सपने के सच होने जैसा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम उसे मिल गया था। रफीक अब पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। लोग उसे उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए सलाम करते थे। एक दिन गांव का मुखिया आया और उसने रफीक के सामने प्रस्ताव रखा, रफीक भाई, तुम अब हमारे पंचायत सदस्य बन जाओ। हमें तुम्हारे जैसे नेक दिल और ईमानदार आदमी की जरूरत है। यह सुनकर रफीक की आंखों में आंसू आ गए।
उसने नम आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब रफीक की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसकी ईमानदारी ने उसे पूरे गांव में इज्जत दिला दी थी। खेत का आधा हिस्सा उसका हो गया था, जिससे उसे नियमित मुनाफा मिल रहा था। उसकी पत्नी सलीमा और बेटा अय्यान अब भूखे नहीं सोते थे। रफीक ने अपने छोटे से कच्चे घर की मरम्मत करवाई, टूटी दीवारें दोबारा खड़ी करवाईं और छप्पर की जगह खपरैल लगवा दी। अब उसका घर बारिश और धूप से सुरक्षित था। घर के बाहर तुलसी का पौधा और छोटी सी बाड़ी थी, जिसमें सलीमा सब्जियां उगाती थी। अय्यान भी अब तंदुरुस्त और खुश रहने लगा था। उसकी कलाई पर तावीज बंधी रहती थी, जिसे उसकी मां ने बड़े प्यार से बांधा था। रफीक की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा अब सिर्फ खेत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव में होने लगी थी। लोग उसकी मिसाल देने लगे। जब कोई किसान फसल में बेईमानी करता तो लोग कहते, रफीक से सीखो, उसने भूखा रहना गवारा किया मगर हराम का एक दाना भी नहीं खाया। अब किसान अपने खेतों में चोरी छिपे पानी लेने या दूसरों की फसल काटने जैसी हरकतें छोड़ने लगे थे। रफीक की नेक दिली और सच्चाई का असर पूरे गांव पर पड़ रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। गांव का पुराना कुआं कई सालों से सूखा पड़ा था, जिससे किसानों को सिंचाई में दिक्कत हो रही थी। पंचायत में तय हुआ कि कुएं की सफाई और खुदाई दोबारा करवाई जाएगी ताकि पानी फिर से निकल सके। गांव वालों ने तय किया कि इस जिम्मेदारी को कोई ईमानदार व्यक्ति ही संभालेगा। सभी की निगाहें रफीक पर टिक गईं। भाई रफीक, यह काम तुम्हें ही संभालना चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है, मुखिया ने कहा। रफीक ने सिर झुकाकर कहा, मगर मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक मामूली किसान हूं। इस पर मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े होने के लिए दौलत नहीं, बल्कि सच्चाई और नेकदिली चाहिए, और वह तुम में है। रफीक ने पंचायत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुएं की सफाई का जिम्मा ले लिया। कुएं की सफाई का काम शुरू हुआ, मगर काम उतना आसान नहीं था। कुआं बहुत पुराना था और उसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। मजदूरों को गहराई में उतरकर सफाई करनी थी, जो खतरनाक था। एक दिन काम करते करते कुएं की एक दीवार अचानक ढह गई। दो मजदूर अंदर ही दब गए। अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रफीक बिना कुछ सोचे कुएं में कूद पड़ा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुका। धूल और मिट्टी से कुआं भरा हुआ था। दम घुटने का खतरा था, मगर रफीक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक मजदूर का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर धकेला। कुएं के बाहर खड़े लोगों ने रस्सी डालकर उसे बाहर खींच लिया, मगर दूसरा मजदूर अब भी कुएं में दबा हुआ था। रफीक ने मिट्टी हटाई और अपने हाथों से पत्थर को किनारे किया। उसकी हथेलियां छिल गईं, मगर उसने हार नहीं मानी। कई मिनटों की मशक्कत के बाद उसने दूसरे मजदूर को भी बाहर निकाला। दोनों मजदूर जख्मी थे, मगर जिंदा थे। गांव वालों ने जब यह देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। वाह रफीक, तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, एक बुजुर्ग ने कहा। कुएं की सफाई का काम पूरा हुआ। अब उसमें पानी निकलने लगा था। किसान फिर से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते थे। गांव वालों ने इस काम के लिए रफीक का दिल से शुक्रिया अदा किया। मुखिया ने पंचायत के सामने कहा, हमारे गांव में जब तक रफीक जैसा नेक इंसान रहेगा, हमें किसी का डर नहीं। लोगों ने ताली बजाकर उसका सम्मान किया। कुछ औरतों ने उसकी बीवी सलीमा के पास जाकर कहा, बहन, तुम्हारे शौहर जैसा नेक दिल आदमी हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सलीमा की आंखें गर्व से चमक उठीं। कुएं की सफाई के बाद जमींदार हकीम साहब ने पूरे गांव में पानी की सही आपूर्ति के लिए एक नलकूप लगाने का फैसला किया। काम का ठेका नसीम मिर्जा को दिया गया, जिसने पहले रफीक को रिश्वत देने की कोशिश की थी। मिर्जा ने काम में घोटाला करना शुरू कर दिया। वह घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने लगा ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। रफीक ने जब यह देखा तो वह चुप नहीं बैठा। उसने पंचायत में मिर्जा की पोल खोल दी। यह आदमी नलकूप में खराब पाइप लगा रहा है, इससे पानी दूषित हो जाएगा और लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। गांव वालों ने काम की जांच करवाई। जब मिर्जा की चोरी पकड़ी गई तो पंचायत ने उसे काम से हटा दिया और सजा सुनाई। रफीक भाई, तुमने हमें फिर से बचा लिया, गांव के बुजुर्ग ने कहा। लोगों का विश्वास अब रफीक पर और भी बढ़ गया था।
रफीक की ईमानदारी का असर उसकी जिंदगी में साफ दिखने लगा था। अब उसके खेतों में फसल पहले से ज्यादा लहलहाने लगी थी। हर सीजन में भरपूर पैदावार होती। उसने अपने बेटे अयान को गांव के मदरसे में पढ़ने भेजना शुरू कर दिया। अयान पढ़ाई में तेज था और टीचर भी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन रफीक और सलीमा खेत में काम कर रहे थे, तभी अयान दौड़ता हुआ आया और खुशी से चिल्लाया, अब्बा, मैंने क्लास में पहला नंबर पाया है। रफीक और सलीमा की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। अल्लाह का करम है बेटा, तू इसी तरह पढ़ाई करता रहा। अब रफीक की जिंदगी में स्थिरता और खुशहाली आ गई थी। उसकी ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। खेत से होने वाली अच्छी कमाई से उसने अपना कर्ज भी चुका दिया था। उसका खेत अब पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गया था। वह मेहनत और लगन से हर सीजन में बढ़िया फसल उगाता। जब वह अपने गेहूं के भरे हुए बोरों को देखता तो उसकी आंखें चमक उठतीं। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसकी ईमानदारी ने उसे बरकत बख्शी है। सलीमा ने भी घर में बदलाव कर लिया था। उसने आंगन में छोटी सी सब्जी की बाड़ी लगा ली थी। वह उसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च और धनिया उगाती थी। उसकी ताजा सब्जियां पूरे गांव में मशहूर होने लगी थीं। गांव की औरतें उससे सब्जी खरीदने आने लगीं, जिससे सलीमा को भी छोटी मोटी आमदनी होने लगी। बेटा अयान अब मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। वह कुरान की तिलावत में आगे था और उसका पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन था। उसकी मासूम मुस्कान और मीठी बातें गांव वालों का दिल जीत लेतीं। एक दिन जब रफीक अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का एक गरीब किसान राशिद उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई रफीक, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बारिश न होने के कारण खेत सूख गया और अब मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। राशिद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रफीक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ सोचे कहा, भाई, तुम फिक्र मत करो। जब तक मेरा खेत लहलहा रहा है, तब तक तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं बुझेगा। वह राशिद को अपने खेत से गेहूं के 2 बोरे दे आया। राशिद की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे रफीक भाई, तुम तो फरिश्ता हो। धीरे धीरे रफीक की दरियादिली पूरे गांव में मशहूर होने लगी। अब जो भी गरीब और जरूरतमंद होता, वह रफीक के पास आ जाता। कोई बीमार होता तो रफीक उसकी दवा का इंतजाम करता। किसी की बेटी की शादी होती तो वह अपने खेत की फसल बेचकर कुछ पैसा दे देता। उसकी ईमानदारी के साथ साथ उसकी दरियादिली भी लोगों का दिल जीत रही थी। रफीक की बढ़ती इज्जत और शोहरत देखकर गांव के कुछ अमीर लोग उससे जलने लगे थे। उनमें सबसे ज्यादा जलन नसीम मिर्जा को थी, जिसे रफीक ने पहले रिश्वत लेने से मना कर दिया था। मिर्जा को यह सहन नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान अब इतना मशहूर और इज्जतदार हो गया है। उसने मन ही मन एक साजिश रचने का फैसला किया। एक रात मिर्जा ने अपने आदमियों को लेकर रफीक के खेत में चोरी करवाई। उसके गुर्गों ने खेत में रखे गेहूं के कुछ बोरे चुरा लिए और फिर गांव में यह अफवाह फैला दी कि रफीक ही चोर है। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोगों को रफीक के खेत के पास चोरी के बोरे मिले, तो लोगों में कानाफूसी होने लगी। क्या यह सच है? रफीक ने चोरी की? मुमकिन नहीं, वह तो बहुत नेक दिल इंसान है, कुछ लोग बोले। मगर मिर्जा ने अफवाहें तेज कर दीं। उसने पंचायत में जाकर कहा, पंच साहब, रफीक पर कार्रवाई कीजिए। उसके ही खेत में चोरी का माल मिला है। इसकी ईमानदारी दिखावटी है। असल में यह चोर है। गांव के कई लोग मिर्जा के बहकावे में आ गए, मगर कुछ लोग अब भी रफीक के समर्थन में थे। रफीक को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस गांव के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसी गांव में लोग उस पर शक कर रहे हैं। पंचायत ने उसे बुलवाया। वहां मिर्जा और उसके लोग चीख चीख कर आरोप लगा रहे थे, यह दिखावटी ईमानदारी है, इसकी सच्चाई का नकाब उतर चुका है। मिर्जा चिल्ला रहा था। रफीक शांत खड़ा था। उसने कोई सफाई नहीं दी। उसकी आंखें नम थीं, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग हाजी इस्माइल साहब ने पंचायत में कहा, मैं रफीक को बचपन से जानता हूं, वह कभी चोरी नहीं कर सकता। पंचायत के मुखिया ने कहा, इस मामले की ठीक से जांच की जाएगी। जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक हम कोई फैसला नहीं लेंगे। रफीक पर लगे आरोप के बाद कई दिनों तक वह चुप और उदास रहा, मगर अल्लाह पर उसका भरोसा कायम था।
एक दिन मिर्जा के गुर्गों में से एक ने पंचायत में जाकर सच बोल दिया। उसने कहा, साहब, हमने मिर्जा के कहने पर ही चोरी की थी। रफीक बेगुनाह है। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मिर्जा का झूठ सामने आ गया। पंचायत ने उसे फौरन गिरफ्तार करवा दिया और उसे गांव से निकाल दिया। गांव वालों को जब यह सच पता चला तो वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने रफीक से माफी मांगी। रफीक की ईमानदारी ने उसे और भी इज्जतदार बना दिया। पंचायत ने उसे गांव का सरपंच बनाने का फैसला किया। अब हमें अपने गांव के लिए एक ऐसा मुखिया चाहिए जो ईमानदार और नेक दिल हो, मुखिया ने कहा। पूरे गांव ने रफीक को सरपंच चुन लिया। जब उसे इस बात का पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। मैं वादा करता हूं कि गांव वालों की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अब रफीक सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि पूरे गांव का सरपंच बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और नेक दिली ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। गांव वालों ने उसे सरपंच का पद सौंपते हुए पंचायत में इकट्ठा होकर कहा, रफीक भाई, अब हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हमें यकीन है कि तुम अपने फैसलों में हमेशा इंसाफ करोगे। रफीक ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह गवाह है, मैं हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलूंगा। अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे समझाना, रोकना और मेरी गलतियों को सुधारने में मेरी मदद करना। गांव वालों ने एक सुर में अल्लाह हाफिज कहा और उसके फैसले का समर्थन किया। सरपंच बनने के बाद रफीक का पहला फैसला गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने का था। वह जानता था कि उसके जैसे कई गरीब किसान थे जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते थे। उसने पंचायत में प्रस्ताव रखा, गांव में एक मदरसा और एक स्कूल बनवाया जाए जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाए। गांव के कुछ अमीर लोगों ने इसका विरोध किया। रफीक भाई, तुम किसानों के नेता हो, स्कूल वकूल का काम तुम्हारे बस का नहीं, एक अमीर जमींदार ने व्यंग्य से कहा। मगर रफीक ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर यह काम मेरे बस का नहीं होता तो अल्लाह मुझे इस मुकाम पर नहीं पहुंचाता। उसकी बात में सच्चाई थी, इसलिए गांव के लोगों ने उसका समर्थन किया। कुछ दानशील लोगों ने इस काम में मदद की। चंदे और मेहनत के बल पर गांव में एक छोटा मदरसा और एक प्राथमिक स्कूल बनाया गया। अब गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम मिलने लगी। अयान भी उसी स्कूल में पढ़ने लगा। रफीक की आंखों में चमक थी जब उसने देखा कि उसके बेटे के साथ साथ गांव के दूसरे गरीब बच्चों को भी पढ़ाई का मौका मिल रहा है। गांव के लोग उसके इस नेक काम की सराहना करने लगे। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। रफीक भाई, तुमने हमारे बच्चों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। अब रफीक का अगला सपना गांव में सड़क और पानी की सुविधा लाना था। बारिश के दिनों में गांव का कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। रफीक ने गांव की पंचायत में प्रस्ताव रखा कि गांव के मुख्य रास्ते को पक्का बनाया जाए और गांव के कुएं को फिर से साफ कर पानी की आपूर्ति को ठीक किया जाए। कुछ अमीर लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें अपने मुनाफे से मतलब था, मगर रफीक ने पीछे हटने की बजाय गांव वालों को समझाया, हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को कीचड़ में चलकर स्कूल न जाना पड़े। रफीक ने गांव वालों के साथ मिलकर खुद श्रमदान किया। वह मजदूरों के साथ मिट्टी उठाता, ईंटें लगवाता और पसीने से भीग जाता। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गांव में पक्की सड़क बन गई। कुएं की सफाई हो गई, जिससे लोगों को साफ पानी मिलने लगा। अब गांव में सफाई और व्यवस्था भी सुधरने लगी। रफीक की ईमानदारी का असर अब पूरे गांव में दिखने लगा था। व्यापारी अब सामान तौलते समय बेईमानी नहीं करते थे। किसान अब फसल में मिलावट नहीं करते थे। दूध वाले पानी मिलाने की हरकत से बचने लगे। दुकानदार ग्राहकों को सही माप तौल में सामान देने लगे। एक दिन गांव का मुखिया रफीक के पास आया और कहा, रफीक भाई, पहले हमारे गांव में लोग सिर्फ मुनाफा देखते थे, अब इंसानियत देखने लगे हैं। यह सब तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हुआ है। रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने हिस्से का काम किया है। रफीक की ईमानदारी ने उसे इज्जतदार बना दिया था।
मगर कुछ लोगों की ईर्ष्या अब भी खत्म नहीं हुई थी। गांव से निकाले जाने के बाद नसीम मिर्जा ने रफीक से बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने कुछ गुंडों को साथ मिलाकर रफीक की फसल को बर्बाद करने की साजिश रची। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, तब मिर्जा और उसके गुर्गे खेत में घुस गए। उन्होंने फसल को आग लगाने की कोशिश की। तभी गांव के एक चरवाहे ने उन्हें देख लिया और शोर मचाया। गांव वाले जाग गए और दौड़कर खेत की ओर भागे। रफीक भी दौड़ता हुआ पहुंचा और अपने खेत को जलता देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। लोग बाल्टी में पानी भर भर कर आग बुझाने लगे, मगर आग तेज थी। फसल जलकर राख हो गई। जब रफीक ने जलते हुए खेत को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये तेरा इम्तिहान है, तू मुझे सब्र देना। उसने दुआ की। लोग उसे सांत्वना देने लगे। गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, रफीक भाई, तुमने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया है, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और रफीक को नए बीज खरीदने में मदद की। रफीक ने आंसू पोंछकर कहा, अल्लाह का करम है, जब तक मेरे पास हिम्मत है तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। अगले ही दिन रफीक ने दोबारा खेत में हल चलाना शुरू किया। लोग उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से ज्यादा लहलहाने लगी। लोग उसकी हिम्मत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। गांव का एक बुजुर्ग एक बच्चे को रफीक की ओर इशारा करके कहता, बेटा, जब भी जिंदगी में मुश्किल आए तो रफीक भाई की तरह ईमानदार और हिम्मती बनना। आगजनी के बाद जब रफीक की पूरी फसल राख हो गई थी, तब गांव वालों ने उसकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया था। उनकी दुआओं और सहयोग से रफीक ने अपने खेत को दोबारा तैयार किया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह की नमाज के बाद वह हल लेकर खेत में उतर जाता। उसका बेटा अयान भी अब बड़ा हो रहा था और स्कूल के बाद अपने अब्बा का हाथ बटाता था। रफीक की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से भी ज्यादा लहलहा उठी। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। जब वह खेत में खड़ा होकर अपनी फसल को देखता तो उसकी आंखों में सुकून होता। उसकी पत्नी सलीमा भी खेत के काम में मदद करती थी। कभी वह खेत की बाड़ लगाती तो कभी फसल काटने में रफीक का हाथ बंटाती। एक दिन जब रफीक खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का मुखिया उसके पास आया और कहा, रफीक भाई, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गांव का माहौल बदल गया है। तुम्हारी फसल देखकर अब दूसरे किसान भी मेहनत करने लगे हैं। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मेहनत तो हर किसी को करनी चाहिए। यह अल्लाह का हुक्म है। वह मेहनत करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। रफीक की ईमानदारी और मेहनत से अब गांव में बदलाव आने लगा था। किसान अब मेहनत और ईमानदारी से खेती करने लगे। व्यापारी अब सही माप तौल में सामान बेचते थे। गांव में चोरी और धोखाधड़ी की घटनाएं कम हो गई थीं। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। यह सब रफीक की नेकदिली और सच्चाई का असर था। गांव के लोग उसे सिर्फ सरपंच नहीं बल्कि अपना रहबर मानने लगे थे। एक दिन पंचायत की बैठक में गांव वालों ने रफीक के सामने गांव के विकास के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा। मुखिया ने कहा, रफीक भाई, अब हमें गांव में एक क्लिनिक और एक प्याऊ की जरूरत है ताकि गरीबों को दवा और पानी आसानी से मिल सके। रफीक ने पंचायत में कहा, भाइयों, यह नेक काम हम सबको मिलकर करना है। अल्लाह की राह में खर्च की गई दौलत कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। लोगों ने खुलकर दान दिया। किसी ने 10 बोरी गेहूं दिया, किसी ने अपनी साल भर की बचत लगा दी। कुछ लोगों ने ईंटें और लकड़ी दान में दी। कुछ ही महीनों में गांव में एक छोटा सा क्लिनिक बन गया जहां गरीबों को मुफ्त में दवा मिलती थी। गांव के बीचों बीच एक प्याऊ भी बन गया जहां से राहगीरों को ठंडा और मीठा पानी मिलने लगा। अयान अब बड़ा हो गया था। वह स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मदरसे में भी जाता था। कुरान की तिलावत और नमाज में उसका विशेष रुझान था। एक दिन वह स्कूल से घर लौटा और रफीक के पास बैठकर बोला, अब्बा, हमारे मास्टर साहब कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उन्होंने तुम्हारा जिक्र करते हुए कहा कि मुझे अपने अब्बा जैसा नेक दिल बनना चाहिए। रफीक की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, अगर तू नेक रहेगा तो तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया चाहे तुझे गलत समझे,
मगर अल्लाह तेरी सच्चाई का गवाह रहेगा। अयान की आंखों में अपने अब्बा के लिए सम्मान और प्यार था। कुछ महीनों बाद गांव में एक मेला लगा। यह मेला हर साल गांव में होता था, मगर इस बार यह खास था क्योंकि इसमें रफीक को सम्मानित किया जाने वाला था। गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे सब मेले में जुटे थे। मंच पर रफीक का नाम बुलाया गया। जब वह मंच पर पहुंचा तो लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। मुखिया ने कहा, हमारे गांव को ईमानदारी और नेकदिली का रास्ता दिखाने वाले भाई रफीक को हम सम्मानित कर रहे हैं। रफीक को एक शॉल ओढ़ाई गई और एक सम्मान पत्र दिया गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, यह सब मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई तौफीक है। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। लोगों ने अल्लाह हाफिज कहकर उसे दुआएं दीं। एक दिन गांव के बाहर रफीक अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक दुबला पतला आदमी लड़खड़ाते हुए उसके पास आया। वह और कोई नहीं बल्कि नसीम मिर्जा था, जो एक समय पर रफीक का दुश्मन था। अब वह कंगाल हो चुका था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह रफीक के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, रफीक भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे खेत में आग लगवाई, तुम्हें बदनाम किया, लेकिन आज मुझे इसका अंजाम मिल गया है। मेरी हालत देखो। रफीक ने उसे उठाया और प्यार से गले लगा लिया। भाई, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अल्लाह सबका हिसाब लेता है। तुम बस अपने गुनाहों की माफी मांगते रहो। रफीक ने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और उसे कुछ गेहूं और पैसे भी दिए। मिर्जा की आंखों में आंसू थे। अब रफीक का नाम सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर हो चुका था। लोग उसे अपने गांव में बुलाकर ईमानदारी और सच्चाई पर भाषण दिलवाते। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और कहा, रफीक भाई, मैं पहले बेईमानी करता था, फसल में मिलावट करता था, मगर आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी ईमानदारी से काम करता हूं। रफीक ने उसे गले लगाया और कहा, बस सच्चाई पर कायम रहना, अल्लाह तेरा मददगार होगा। रफीक की ईमानदारी और नेक दिली की वजह से अब गांव में हर ओर बदलाव दिखने लगा था। लोग मिलावट और धोखाधड़ी से दूर रहने लगे थे। किसान अब खेत में मेहनत करते और फसल का सही दाम पाते थे। दुकानदार अब सही माप तौल में सामान बेचते थे। व्यापारी ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आते थे। गांव में अमन चैन का माहौल था। लोग अब रफीक को सिर्फ सरपंच ही नहीं बल्कि अपना रहनुमा मानने लगे थे। रफीक की पत्नी सलीमा अब गांव में औरतों को कढ़ाई और सिलाई सिखाती थी। इससे गांव की कई गरीब औरतों को रोजगार मिलने लगा था। अयान अब बड़ा हो गया था। उसने मदरसे से कुरान की तालीम पूरी कर ली थी और अब वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। रफीक अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता। एक दिन उसने अयान को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। दौलत और शोहरत तो आनी जानी चीजें हैं, मगर ईमानदारी कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अयान ने अपने अब्बा का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, मैं हमेशा आपकी तरह नेकदिल और सच्चा बनकर रहूंगा। रफीक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बेटे को गले लगा लिया। अब रफीक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, मगर उसकी सादगी में कभी भी बदलाव नहीं आया। वह अब भी फटे पुराने कपड़े पहनता, खेत में मेहनत करता और गरीबों की मदद करता था। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोग उसके पास आए और बोले, रफीक भाई, अब तुम गांव के सबसे बड़े आदमी हो। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, बड़ी हवेली बनवानी चाहिए। रफीक ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं तो अब भी वही गरीब किसान हूं जो कभी भूखा रहकर काम करता था। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मगर मैं उसका गुरूर नहीं करना चाहता। अब रफीक अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता था। वह गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, जरूरतमंदों को कपड़े और खाना देता। हर साल रमजान में इफ्तार का आयोजन करता। उसके नेक कामों की वजह से लोग उसे दुआएं देते। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे रफीक भाई, तुम्हारे जैसा नेक इंसान हमने नहीं देखा, एक बुजुर्ग ने कहा। रफीक की ईमानदारी अब गांव की नई पीढ़ी को भी प्रभावित कर रही थी। गांव का एक नौजवान असद, जो पहले झूठ और फरेब से काम करता था, उसने रफीक से प्रेरित होकर अपने काम में ईमानदारी अपनाई। एक दिन असद रफीक के पास आया और बोला, रफीक भाई, पहले मैं फसल में मिलावट करता था, मगर जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह सब देखता है।
अब मैं भी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। रफीक ने उसे गले लगाकर कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे भाई। याद रखना, सच्चाई के रास्ते पर चलना कभी आसान नहीं होता, मगर उसका फल बहुत मीठा होता है। कुछ साल बाद रफीक को अचानक तेज बुखार और कमजोरी रहने लगी। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सलीमा और अय्यान उसे शहर के अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर ने कहा, अब उन्हें सिर्फ दुआ और आराम की जरूरत है। गांव वाले जब यह खबर सुनकर रफीक के घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर उदासी थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके पास आए और उसकी सलामती के लिए दुआएं करने लगे। रफीक अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने अपने बेटे अय्यान को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मगर याद रखना, कभी झूठ और फरेब के रास्ते पर मत चलना। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना और ईमानदारी को अपनी अमानत समझना। अय्यान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने अब्बा का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, मैं आपकी ईमानदारी की राह पर चलूंगा। आपका नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। रफीक की आंखों में सुकून था। उसने कलमा पढ़ा और अपनी आखिरी सांस ली। रफीक की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले उसके घर की ओर दौड़ पड़े। औरतें रोने लगीं, मर्दों की आंखों में आंसू थे। बच्चों ने भी आंसुओं के साथ उसकी याद में दुआ की। रफीक को पूरे गांव वालों ने मिलकर नम आंखों से सुपुर्द ए खाक किया। लोग उसकी कब्र पर हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, रफीक भाई जैसा नेक दिल इंसान इस दुनिया में फिर भेजना। रफीक की ईमानदारी और नेक दिली अब एक कहानी बन चुकी थी, जिसे गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते थे। अय्यान अब बड़ा हो गया था। उसने अपने अब्बा की तरह ईमानदारी और सच्चाई को अपनाया। वह अपने अब्बा की तरह गरीबों की मदद करता, लोगों को सही राह पर चलने की सीख देता। एक दिन अय्यान ने गांव की पंचायत में खड़े होकर कहा, मैं अपने अब्बा की तरह सच्चाई का रास्ता अपनाऊंगा। ईमानदारी मेरी अमानत है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लोगों ने तालियां बजाईं और कहा, रफीक भाई का बेटा भी उनके जैसा नेक दिल और सच्चा है। इस कहानी से सीख मिलती है कि कठिनाइयां इंसान का इम्तिहान लेती हैं, मगर सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।